तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 13 जून फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे एग्जाम एनालिसिस के वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। साथ ही साथ में यूपीएसआई मूल विधि की जो क्लासेस चालू हो रही हैं वो भी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, जिस तरह का एग्जाम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में अभी आ रहा है, इसी एग्जाम को बेस बना करके हमने एनटीपीसी 10+2 यानी जो 12th लेवल वाला एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसके नोट्स तैयार किए हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें करंट अफेयर, मैथ, जीके, रीजनिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आरआरबी ग्रुप डी के भी नोट्स हमने तैयार किए हैं, साथ ही साथ में एसएससी जीडी के भी नोट्स तैयार किए गए हैं। आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास बड़ी प्रोसेस नहीं है, केवल आपको क्या करना है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर मात्र 149 रुपये का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आप जो नोट्स चाहेंगे आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल के, एसएससी जीडी के या आरआरबी ग्रुप डी के, वो नोट्स आपको तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे। आप इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रुद्रदमन फर्स्ट किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का, शक वंश का, राष्ट्रकूट का या फिर तोमर वंश का? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक वंश का शासक था रुद्रदामन प्रथम। आइए कुछ जानकारी इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो रुद्रदामन प्रथम पश्चिमी क्षेत्र क्षत्रप वंश का शासक था, जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था। यह शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक शासन करता है। टाइमिंग भी आपको दी गई है, कौन से वंश से संबंधित था, कहाँ पर शासन किया था, ये तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्टैटिक जीके का पूछा गया है। त्रिशूरपुरम जो उत्सव है वो कब मनाया जाता है? टाइमिंग आपसे पूछी गई है, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल मई के माह में मनाया जाता है। देखिए, त्रिशूरपुरम जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, ये कहाँ पर? केरल में मनाते हैं। मलयालम कैलेंडर के मेदम महीने में मनाया जाता है। अगर ऑप्शन में मेदम दिया है तो मेदम सही आंसर होगा। वैसे अगर जो नॉर्मल कैलेंडर है उसके हिसाब से अप्रैल मई, ठीक है। यह महीने के दौरान पूरम के दिन मनाया जाता है, जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ में होता है, उस दिन इसको मनाते हैं। आमतौर पर ये दिन अप्रैल और मई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर ए और बी दोनों? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए, भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा स्थापित करने जा रहा है, जो 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होगी और राजस्थान के मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व के साथ में जोड़ेगी। तो मध्य प्रदेश से राजस्थान के जो क्षेत्र हैं इनको जोड़ने के लिए टाइगर्स यहाँ पर आवागमन आराम से कर सकेंगे, उसके लिए यह गलियारा योजना खोली जा रही है। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति से पूछा गया। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ, इलाहाबाद, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरठ से इसको शुरू किया गया था। अब इसको शुरू किसने किया था आप सबको पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत का प्रथम विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने। यह प्रश्न आगे बन सकता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों ने चर्बीदार कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी ये आप सबको पता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा टैक्स किससे लिया जाता था? यानी अंग्रेज टैक्स किससे वसूला करते थे? किसान से, गांव के मुखिया या प्रधान से, अंग्रेज अधिकारी से या कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो गांव का मुखिया, प्रधान, लंबरदार हुआ करता था, उससे किसान जो अंग्रेज है वो टैक्स लिया करते थे, और वो जो लंबरदार है वो किसानों से टैक्स लिया करता था। ठीक है, तो देखो, महालवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा कर जो है वो गांव के मुखिया, जिसे लंबरदार या ग्राम प्रधान कहते हैं, उनसे लिया जाता था। यह व्यवस्था उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में लागू थी,
जहां गांव को महल माना जाता था और गांव के मुखिया को सामूहिक रूप से कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। जो गांव का मुखिया था वो टैक्स को इकट्ठा करता था और वो अंग्रेजों को दिया करता था। अगला देखो, प्रीवी पर्स वाला फिर से आ गया है ना, अभी परसों आया था, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं, तो हर एक वीडियो आपको देखनी है। शुरू से लास्ट तक हमने एग्जाम एनालिसिस कराया है, वो सारे के सारे एग्जाम एनालिसिस आपको देख लेने हैं। काफ़ी सारे प्रश्न आपको जी के जीएस में यहीं से मिल जाएंगे। देखो, तो प्रीवी पर्स का क्या अर्थ है? एक तरह का टैक्स है, कर्ज है, वंशानुगत अनुदान है या कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वंशानुगत अनुदान। देखिए, प्रीवी पर्स शासकों और उनके परिवारों को वंशानुगत रूप से दिए जाने वाला अनुदान था, जो एकीकरण के समय दिए गए आश्वासन में अनुदानकर्ता को दिया जाता था। मतलब जब भारत का एकीकरण किया गया था, सरदार पटेल ने बहुत सारी रियासतें थीं अपने भारत में, इन सभी रियासतों को जोड़ करके और अखंड भारत का निर्माण किया था। उस समय उन्होंने ये कहा था कि चलो तो हमारे साथ में जुड़ जाओ, तो तुमको हम एक निश्चित अनुदान दिया करेंगे। किस लिए? क्योंकि तुमने भारत में अपना योगदान दिया है, तुम भारत के साथ में जुड़ गए हो, तो तुम्हें कुछ पैसा हम वार्षिक रूप से दिया करेंगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भाई उसमें हमारे पास खुद ही पैसा नहीं था, तो उनको हम कहाँ से देते? तो यही जो है बात धीरे धीरे फैलती हुई 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बना लिया कि भैया देखो, भारत के पास में खुद ही पैसा नहीं है, ठीक है ना, अब इन लोगों को कैसे भुगतान करेंगे? इससे अच्छा है कि ये जो प्रीवी पर्स है इसको समाप्त कर दिया जाए और जो पैसे फालतू जा रहे हैं इसका यूज भारत के विकास में किया जाए। और जनता का भरपूर समर्थन हासिल किया और 1971 में भारी जीत के साथ में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। चलिए, भारत में चावल उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में दक्षिणी क्षेत्र। देखिए, तो भारत में चावल उगाने के प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, ये प्रश्न भी ध्यान रखना है। उत्तर भारत में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत में। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इन क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु और जल संसाधन चावल की खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको पूर्वी क्षेत्र ही इसका आंसर लगाना होगा, जिसमें छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल वाला एरिया आता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अगला देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। उत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे तो गेहूं का उत्पादन होगा। गेहूं की बात पूछी जाए तो आपका उत्तर भारत का बेल्ट आ जाएगा, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मुख्य रूप से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक यूरेनियम, थोरियम, समृद्ध यूरेनियम, प्लूटोनियम मिश्रित ईंधन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लूटोनियम हो जाएगा। देखिए, एफबीआर में यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम MOX कहते हैं। अगला देखिए, वर्ष 2023 के लिए भारत का कुल कार्बन स्टॉक मीट्रिक टन में कितना था? सीधे आंसर की बात करेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 7285.5 मीट्रिक टन था कार्बन स्टॉक। देखिए, वर्ष 2023 के लिए कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 यानी कि 7285 मीट्रिक टन है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मीट्रिक टन ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो 2021 में इससे पहले काउंट किया गया था, तो 81.5 मीट्रिक टन उससे इस बार ज़्यादा रहा है कार्बन स्टॉक। अगला कंप्यूटर का प्रश्न है, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस यानी कंट्रोल प्लस स्पेस की को एक साथ दबाएंगे तो इसका उपयोग क्यों करते हैं हम? कॉलम को छुपाने के लिए, सेल को छुपाने के लिए, रो को सिलेक्ट करने के लिए, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं। देखिए, कंट्रोल प्लस स्पेस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग पूरे कॉलम का चयन करने के लिए किया जाता है। पूरे कॉलम को एक साथ में चयन कर सकते हैं। यह शॉर्टकट पूरे कॉलम पर जल्दी से फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला या अन्य ऑपरेशंस लागू करने के लिए यूज में लाया जाता है। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नया चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। भले ही ये नया चैनल है, लेकिन हम इस पर पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारा मेन चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से है, 1,21,000 सब्सक्राइबर हैं। ये हमने स्पेशली रेलवे, SSC और UP के लिए चालू किया है ना, उस पर स्पेशल मध्य प्रदेश का चलता है। भारत में सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? मुंबई, मंगलुरु, चेन्नई, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो चेन्नई है भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। कब स्थापना हुई थी? आइए देखते हैं। चेन्नई नगर निगम, जिसे ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के रूप में जाना जाता है, स्थापना 29 सितंबर 1688 को हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना नगर निकाय है और दुनिया के सबसे पुराने निकायों में से एक है। तो सबसे पुराना है चेन्नई नगर निगम। छोटा नागपुर का पठार किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सबको पता है छोटा नागपुर से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, जो पूर्वी भारत के विकास की महत्वपूर्ण धारा भी बन चुकी है, ये 592 किलोमीटर लंबी नदी झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ से निकल करके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है।
अगला देखिए, टेलिस्मैन सेबर क्या है? तो ये एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। 2025 में इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। ध्यान रखना, टेलिस्मैन सेबर अभी तक क्या है, भारत का पूछ रहे थे, लेकिन लेवल अब बढ़ रहा है। अब अलग अलग देशों के भी संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछे जा रहे हैं। अगला है हरित क्रिप्टो करेंसी क्या है, यानी ग्रीन क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो यह एक तरह की डिजिटल मुद्रा होती है। क्या है देखिए, तो हरित क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जो पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती है, ठीक है ना। यानी कि देखो, एक तो डिजिटल मुद्राएं होती हैं, आप जानते हैं कि खरीद फरोख्त वगैरह जो है वो क्रिप्टो करेंसी में आजकल होती है। भारत में लीगल नहीं, भारत में इलीगल है ना। लेकिन जो ग्रीन बॉन्ड है, जो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी है, ये लीगल है। तो यह एक ब्लॉकचेन पर आधारित है। यह पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी से अलग होती है, जो ऊर्जा की खपत को कम करने और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। बेसिकली यह पर्यावरण के लिए बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है, इसे हम ग्रीन क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज के प्रश्न थे। आपको भी अगर अपने प्रश्नों को सेंड करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग अपने एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद में जितने प्रश्न याद रहें तुरंत लिख करके सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है। और इसी पर मैसेज करके आप लोग नोट्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको SSC GD के नोट्स मिलेंगे, RRB ग्रुप डी के नोट्स मिलेंगे, RRB NTPC जो 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है 1 महीने बाद होगा, उसके नोट्स आपको कंप्लीट उपलब्ध रहेंगे। अगर केवल उतने नोट्स ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे 10+2 लेवल वाले में, ठीक है। किसी को ग्रेजुएशन के नोट्स चाहिए NTPC लेवल के, तो वो भी उपलब्ध हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। आप लोगों से फिर से निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।